ॐ प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वः जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्। ॐ शांति शांति शांति। भारत स्वाभिमान एक वैचारिक आंदोलन भी है और एक सजग क्रांतिकारी संदेश भी निरंतर देता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी खोई हुई उस वैभव को प्राप्त करे, उस गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होकर प्रयास करते हैं। भारत की उन्नति, भारत की गरिमा, भारत का वर्चस्व, भारत का गौरवगान दसों दिशाओं में हो, इसके लिए आप सब कार्यकर्ता, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, महिला पतंजलि योग समिति के सब भाई बहन मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भारत किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में से निकल रहा है, ये कोई आपसे अछूता या ऐसा विषय नहीं है जिसके विषय में आपको जानकारी ही ना हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हम सब ने एक लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। एक आंदोलन किया हमने गंगा मैया को हर प्रकार के अवरोधों से मुक्त करने का, अविरल गंगा, निर्मल गंगा का नारा लेकर मां गंगा की रक्षा का संकल्प लेते हुए गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। भारत सरकार ने 2008 के उस आंदोलन से हमारी ये यात्रा आरंभ हुई थी। आज 14 वर्ष हो चुके। हम जहां से चले थे उसको विचार करें और आज जहां हम पहुंचे हैं उसका विचार करें। तो मैं आज आपके साथ उस बात को लेकर चर्चा करना चाहता हूं जो भारत की समस्याओं का मूल तत्व है। हमने गंगा जल की बात की, हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की, बेरोजगारी की बात की, लोकपाल बिल की बात की। उस सब के बीच में दोस्तों मित्रों जो सबसे बड़ी समस्या है वह है जनसंख्या। जनसंख्या इतनी विकराल रूप से बढ़ रही है जिसको लेकर आज नहीं तो कल हमें सोचना ही होगा। और इसके लिए केवल मुझे और आपको ही नहीं, मुझे और आपको अन्य लोगों को सोचने पर मजबूर करना होगा। केवल मुझे और आपको और आसपास के लोगों को ही चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, उनको संवेदनशील करने की भी आवश्यकता है और उनका संवेदना की शक्ति बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों पर उसका दबाव बनाने की भी आवश्यकता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जो स्वयं ब्रह्मचारी हैं और पूरी मानवता की सेवा का जिन्होंने संकल्प लिया है, योग की प्राणपन से जो निरंतर आयुर्वेद की, स्वदेशी की, भारतीय संस्कृति की, प्राकृतिक चिकित्सा की, वैदिक शिक्षा की जो निरंतर सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो कार्य हो रहा है उस कार्य को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए इस पर चिंतन करते हैं। मैं विचार कर रहा था आखिर क्या कारण है भारत में बौद्धिक क्षमता की कोई कमी तो है नहीं। भारत में गंगा यमुना इतनी भाखड़ा जैसा डैम है, यमुनोत्री गंगोत्री से निरंतर प्रवाहमान हो रही हमारी ये दिव्य माता स्वरूपा ये नदियाँ हैं। आखिर क्या कारण है भारत में किस चीज़ की कमी है? बहुत अच्छे बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, हजारों किलोमीटर में फैले हुए हमारे वन उपवन हैं, हर प्रकार के खनिज मिलते हैं, हर प्रकार की धातुएं मिलती हैं। क्या कारण है आखिर भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों दिखाई देता है? और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। आखिर उसमें
निश्चित रूप से स्वदेशी का मंत्र फूंकने से उसमें एक बड़ा उछाल आया है। लोगों ने इस बात को समझा है कि भारत की आर्थिक स्वाधीनता के लिए, आर्थिक रूप से आज़ादी के लिए हम स्वदेशी का पालन करें, यह निश्चित रूप से हमें मानना ही पड़ेगा। परंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है दोस्तों मित्रों कि भारत को वैभवशाली बनाने में हमारी प्राकृतिक जो संसाधन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ी शक्ति का कारण बनते हैं। कमी कुछ नहीं है, फिर आखिर है क्या? फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? प्राकृतिक संसाधन सब कुछ हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत कुछ है, तपस्या करने की आप सब भारत के लोग बहुत पुरुषार्थी भी हैं। फिर समस्या एक ही है कि सब चीज़ें आकर कम हो जाती हैं जब जनसंख्या विकराल रूप से आगे बढ़ जाती है। संसाधन सीमित हैं, वो नहीं बढ़ सकते। हमने पिछले 100 वर्षों में अपनी भूमि को खोया है। भूमि हमारी कम हो रही है परंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। यदि मैं यूं बात करूं, मोटे तौर पर आप इस बात को समझ लेंगे कि संपूर्ण विश्व की जो आबादी है लगभग 7 अरब से अधिक है और भारत की आबादी मात्र, यदि बात करें मात्र, तो 1.5 अरब है। आप चौंक जाएंगे कि हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, हर 5वां व्यक्ति भारतीय। और पानी कितना है साहब? पूरी दुनिया का हमारे पास पीने का पानी मात्र 4% है, केवल मात्र 4%। मेरे दोस्तों मित्रों, 4% पीने का जल हमारे पास, और हमारे पास आबादी पूरी दुनिया की कितनी है? 20%। कितना बड़ा डिफरेंस है। अर्थात 20 लोग खड़े हैं और 4 गिलास पानी है। कितनी देर प्यास बुझाएंगे? चिंता का विषय यह है। मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी, ना उतनी समझ थी। 2008 में जब हमने यह गंगा मैया के लिए आंदोलन किया कि गंगा अविरल गंगा और निर्मल गंगा होनी चाहिए। आज जब मैं देख रहा हूँ कि संसाधन कम हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी बाढ़ के रूप में हमारे से संभाला ही नहीं जा रहा। पीने का पानी आ रहा है, बरसात बरस रही है, हम संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अचानक बादल फट रहे हैं, ग्लेशियर अचानक टूट रहे हैं। जिस गति से ग्लेशियर टूटते थे, आज प्रवाह एकदम बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर लेवल है वो अचानक बढ़ रहा है। केदारनाथ में जो घटना चक्र हुआ था, अचानक बादल फटा, जो झील थी उस बादल के पानी को संभाल नहीं पाई और एक विकराल का रूप धारण कर लिया। आज बादल फटने से, बिजली गिरने से पिछले कुछ दिनों में ही 100-200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहते हैं उस बिजली गिरने के पीछे भी जो बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है। कैसे बचेंगे हम? स्थान कम हो रहा है। पाकिस्तान ने ऊपर से पीओके को कब्जा कर लिया, उधर से चीन ने भारत के एक हिस्से को कब्जा कर लिया, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगातार घुसपैठ जारी है, इधर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ जारी है। और उसके बाद विदेशी लोग जबरदस्ती भारत में घुसे हुए हैं। ऐसे लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों की तो अभी छटनी की गई है। आसाम में एक बड़ा आंदोलन चला, बड़े लोगों ने उसका विरोध किया, परंतु हम करें क्या? हमारे पास खाने को अपना सामान नहीं, हम बाहर से कितने लोगों को ला सकते हैं? आपको प्रेम करना है, आपको उनको साथ रखना है, तो अपने घर में रखिए ना। आज स्थितियां इतनी विकट हैं, भूखमरी बढ़ रही है पूरी दुनिया में। भारत की थू थू होती है जब गरीबी का इंडेक्स देखा जाता है, पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाता है, तो भारत दुर्गति की स्थिति में है।
आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो व्यक्ति गरीब है वो निरंतर गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो निरंतर अमीर हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो चीजें बढ़ रही हैं। और ये सारी समस्याएं, चाहे वो जल की समस्या है, चाहे वो भूमि की समस्या है, भूमि लगातार कम हो रही है। आप निकलें सड़क से और उस सड़क का वीडियो बना लीजिएगा। सड़क के किनारे आपको खेत लहलहाते दिखाई देंगे। आप 5 साल के बाद दोबारा वहां वीडियो बनाइएगा, वहां पर सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल आपको दिखाई देंगे साहब। फिर खेती दिखाई नहीं देगी। खेती बिक रही है, खेती करने के लिए स्थान निरंतर कम हो रहा है। हाई राइज बिल्डिंगें, आपको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, 20 माला 50 माला। मुंबई की क्या स्थिति है साहब? 2-2 कमरों में लोग रहते हैं, परंतु रोटी, संसाधन, रोजगार मिल रहे हैं मुंबई में, इसलिए सब लोग मुंबई में इकट्ठे हो रहे हैं। हमें विकेंद्रीकरण करना होगा, रोजगार को गांव तक पहुंचाना होगा, रोजगार के संसाधनों को गांव तक पहुंचाना होगा, कृषि पर लोगों की निर्भरता को बढ़ाना होगा। मैं देखता था कि भारत की बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो ग्लोबल इंडेक्स जब आप देखेंगे, गूगल को आप करेंगे, तो पाएंगे कि भारत की बड़ी समस्या ये है कि लोग कृषि पर आश्रित हैं। अरे मूर्खों, कृषि पर आश्रित हैं, इस वजह से सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इस बात की है कि हमने अपनी बड़ी समस्याओं को समझा ही नहीं है। हम इतने सहिष्णु हो गए हैं कि हम दूसरों को तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। उसका हमारे पर क्या हानि होगी, दोष होगा, उसकी कल्पना ही नहीं है। पीने का पानी कम हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, उसका क्या लाभ, क्या हानि होगी। यदि आपको नहीं पता तो अच्छी बात है। दोस्तों मित्रों, जो लोग आज दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, दिल्ली और मुंबई की बात करें तो मुंबई फिर भी 100 गुना अच्छा स्थिति में है, क्योंकि समुद्र ने उसके आसपास एक वातावरण बना रखा है, उसके पॉल्यूशन को समाप्त कर रखा है। परंतु दिल्ली की स्थिति देखेंगे तो हर व्यक्ति सुबह उठता और शाम को जब वापस घर आता है तो 5 से लेकर 10 सिगरेट पी कर आता है। यदि वो सिगरेट नहीं पीने वाला व्यक्ति तो अर्थात वो 5 से 10 सिगरेट का धुआं पी कर आता है। आप सिगरेट नहीं पीते, परंतु आप पीने को मजबूर हैं उस गंदे धुएं को जो वायु में बिखरा हुआ है। और रोग करने वाला, वो हमारे जीवन में कष्ट लाने वाला धुआं, वायु हम अंदर ले रहे हैं ना चाहते हुए भी। लोग सुबह मैं देखता हूं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हैं, और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि उनके, मुझे ही याद है कि लगभग 15 साल पहले, मैं जब 10 साल पहले दिल्ली जाता था, तो दिल्ली जाकर यदि शाम को वापस आता था और मैंने रुमाल यदि ऐसे कर लिया तो सारा रुमाल काला हो जाता था, इतना पोल्यूशन था साहब। फिर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव होने से दिल्ली में सीएनजी गैस को तय कर दिया गया, डीजल के व्हीकल्स बंद कर दिए गए, 20 साल पुराने व्हीकल्स को बंद किया गया, 15 साल पुराने व्हीकल्स को बंद किया गया, तब जाके दिल्ली की पॉल्यूशन लेवल कम हुआ था। और आज फिर हम देखते हैं, दिल्ली तो हमारे सामने उदाहरण है, मेरे निकट है, आपके निकट, आप अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देख लीजिएगा। आज आप कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छी बड़ी सिटी में आकर मकान लूं, वहां मेरा कोठी होनी चाहिए, वहां मेरा फ्लैट होना चाहिए। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले दिनों में हम वहां पर मकान और फ्लैट लेंगे जहां पर पानी शुद्ध होगा, पानी मिलेगा और वहां पर वायु मिलेगी, वहां हम अपना मकान लेना पसंद करेंगे, परंतु वो जगह ही सीमित होगी। दोस्तों मित्रों, ये विकट समस्याएं हैं। भारत के स्वाभिमान को यदि जागृत करना है, भारत को समस्याओं से मुक्त करना है, भारत की गरीबी रेखा को कम करना है, भारत को आर्थिक रूप से संपन्न करना है,
भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो हमें इसका चिंतन करना ही होगा कि आखिर इसके मूल में, जड़ में क्या है। हम 2 रोटी कमाते हैं, अब 4 रोटी कमा लेंगे, 10 रोटी कमा लेंगे, परंतु कितने लोगों को खिलाएंगे? खाना तो हम कमा रहे हैं 2 गुना 4 गुना, परंतु संख्या बढ़ रही है कई गुना, 10-20 गुना कैसे करेंगे? हम समझते थे कि अमेरिका में शायद बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत समझदार लोग होंगे, इसलिए अमेरिका बहुत आर्थिक संपन्न व्यक्ति, बहुत आर्थिक रूप से अग्रणी राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है। अब समझ में आता है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है। रूस महाशक्ति के रूप में, चीन महाशक्ति के रूप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली की हम बात करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे अग्रणी क्षेत्रों में इटली का नाम आता है। इतने इतने से देश हैं। जापान महाशक्ति है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ चीन को देखूंगा मैं और एक तरफ जापान की बात करेंगे। जापान इतना सा देश है और चीन से लड़ लेता है। क्या कारण है? ईश्वर की महान कृति है ये पूरी प्रकृति। मैं देखता हूं जिनके पास रेत है, भगवान ने उस रेत के नीचे तेल के इतने टैंक दे रखे हैं कि अरब अमीरात वाले जो लोग हैं, दुबई, नॉर्थ ईस्ट के, जो मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, उस मिडल ईस्ट के लोगों के पास इतनी अपार धन संपदा है, उनको चारों ओर से 50 डिग्री से अधिक टेम्परेचर मिलता है। उन्होंने वहां पर नदी ला दी। किसके बल पर? तेल के पैसों के बल पर। यह है प्राकृतिक संसाधनों की कीमत। सारी दुनिया सिंगापुर, दुबई में घूमने के लिए जाती है। इतने बढ़िया मॉल दे दिए, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया। कैसे? उसके पीछे की कथा सुन लेते हैं। यूएस से अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, परंतु जनसंख्या 1/5वां हिस्सा हमसे। इसलिए अमेरिका हमसे आगे है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा, रहने के लोग कम। हमारे पास क्या है? एक कमरा है, उस कमरे में रहने की संख्या, आवश्यकता कितनी थी? आवश्यकता थी 40 लोगों की, परंतु लोग कितने बैठे हुए हैं? 150। भारत को यदि ग्रो करना है तो भारत की जनसंख्या 40 नहीं तो 60 तक आ जाए, परंतु लगभग 2.5 गुना लोग इस वक्त भारत में रह रहे हैं। और वहां इसलिए सांस नहीं आ रही भारत को, इसलिए भारत इतना आगे बढ़ता है फिर पीछे रह जाता है, फिर आगे बढ़ता है फिर पीछे हो जाता है। क्या कारण है? और वहां कमरा है 50 लोगों का और आदमी वहां पर 10, 5 गुना। रूस देख लो, हमसे 5 गुना, और जनसंख्या हमसे 1/9 हिस्से, 1/9 हिस्से, 15 करोड़ मात्र रूस। और आज हम रूस से बड़े बड़े मिसाइल को, जो मिसाइलें छूटती हैं उनको रोकने वाले जो सिस्टम में हैं, इसकी आज बहुत चर्चा है। उस मिसाइल सिस्टम को कहां से खरीदते हैं? रूस से। विमान हम खरीदते हैं राफेल, फ्रांस से। इतना सा देश, इतना सा देश, भारत उनसे खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने नागरिकों को ना अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता कर पाते हैं। हमारे पास लोग कम हो, हम उनकी शिक्षा अच्छी कर पाएंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, उनको अनुसंधान करने के लिए। आज हमारे पास बेसिक पढ़ाई करने की चिंता करने की दिक्कत है, हम अनुसंधान के लिए पैसे कहां से दें? हमें प्राइमरी सेकेंडरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने की समस्या है, हम उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे कहां से दे देंगे? ये समस्या आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय कह तो रहे हैं कि अनुसंधान को आगे बढ़ाएं। मैं पूछना चाहूंगा आयुष मंत्रालय से, कितने रुपए खर्च किए आपने योग के ऊपर? कितने खर्च किए आयुर्वेद के अनुसंधान पर?
और कितने की आवश्यकता है? क्या भारत लीड नहीं कर सकता योग और आयुर्वेद में? कितने संस्थानों को आपने सहयोग दिया है? गिने चुने कुछ संस्थानों को, परंतु भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं मानता हूं शुरुआत हुई है, परंतु बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है। हम बात करें चीन की, चीन में 144 करोड़ लोग हैं और भारत में 138 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ लोग ज़्यादा हैं बस चीन में, परंतु चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, 3 गुना। इतना बड़ा चीन है और हम यहां पर खड़े हैं और हम सोचते हैं चीन के साथ हमें लड़ाई करनी है। चीन के साथ लड़ाई करने के लिए वैसे ही संसाधन भी चाहिए। आज चीन आगे बढ़ रहा है प्राकृतिक संसाधनों के बल पर। भारत के आसपास, पाकिस्तान के आसपास कहां कहां उसने भूमि को घेर घेर के तिब्बत पूरा घेर लिया साहब। और हम दूसरों के देशों में तो हमने क्या कब्जा करना था, हम अपने ही देश को खोते चले जा रहे हैं। एक उठता है तो इधर से काट देता है, एक उठता उधर से कटवा लेता है, एक इधर से कटवा लेता है। और पता चला कि चले थे अफगानिस्तान से और पहुंच गए हम कश्मीर के भी अंदर अंदर में। कहाँ तिब्बत हमारे साथ खड़ा था, अब तिब्बत का पता ही नहीं। उल्टा बहुत सा हिस्सा चीन ने खा लिया हमारा। ब्राजील आज बहुत तेजी से आर्थिक रूप से उन्नति कर रहा है, हमसे 2.5 गुना बड़ा है और जनसंख्या मात्र 22 करोड़। और अचरज, मुझे ऑस्ट्रेलिया, सब लोग पूछता था कहाँ गए हैं बेटा, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ जी। परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों मित्रों में मैं देखता था कि सब लोग अधिकतम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा 3 गुना बड़ा हमसे, 3 गुना। और उसकी संख्या कितनी है साहब? केवल 4 करोड़, केवल 4 करोड़। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती दुनिया देखने आती है। खूबसूरती भारत में कम नहीं है, सबसे खूबसूरत भारत है, परंतु जनसंख्या के कारण हम वो खूबसूरती दिखाई नहीं पाते। हमें समझने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। दूसरी संख्या में मैं देखता हूं लोग कहां गए, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 गुना हमसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया 2.5 गुना हमसे बड़ा और वहां की जनसंख्या साहब 2.5 करोड़। कितनी? कनाडा की 4 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ और न्यूजीलैंड की साहब 50 लाख से भी कम। न्यूजीलैंड आज वो देश है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 50 लाख से भी कम होने के कारण सबसे अच्छी वायु यदि कहीं है, 0 पॉल्यूशन, तो न्यूजीलैंड में। हेल्थ में नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1, न्यूजीलैंड ग्रो कर रहा है। आज एक आइडियल राष्ट्रों के रूप में हमें न्यूजीलैंड और इजराइल दिखाई देते हैं। दुनिया के लोग भाग रहे हैं न्यूजीलैंड जाने के लिए, वहां की नागरिकता पाने के लिए। क्यों? क्योंकि रहने का स्थान इतना है, लोग इतने से हैं। अपने आप बेरोजगारी रहेगी नहीं, संसाधन उपयुक्त होंगे, वायु बहुत अच्छी होगी, पीने का पानी बहुत अच्छा होगा। हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं तो इस विषय पर आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि वह न्यूजीलैंड जिसमें 9 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है, सोचने की आवश्यकता यह है। और भारत में 1 मिनट में 48 से 51 बच्चे पैदा होते हैं। कितना बड़ा अंतर है साहब। 9 मिनट में भारत में तो लगभग पैदा हो रहे हैं 450 बच्चे और न्यूजीलैंड में 1। 450 बराबर में 1, कहां उन्नति होगी साहब। संसाधन मान लिया 10 रुपए ही हैं और एक तरफ खाने वाला एक व्यक्ति है और एक तरफ खाने वाले कितने लोग हैं? 450। समझने की आवश्यकता है। हर रोज ये जनसंख्या की महामारी बढ़ रही है, विकराल रूप धारण कर रही है, हमें ये समझना होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही आपकी और
आपकी संवेदना को जागृत करना चाहता हूं। आपकी चेतना जागृत हो चुकी है, चेतना के स्तर पर आप ऊपर पहुंच चुके हैं, आप संवेदनशील हो चुके हैं। जो योगी होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, वो बहुत चेतना के उच्च स्तर पर रहता है, और आप हर व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। आपके अंदर इतनी करुणा रहती है। और हम सब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अनुयायी, इस पतंजलि योगपीठ के ध्वजवाहक, इस मां भारती के कार्यों को पूजा मानकर करने वाले भाई बहन, योग को सेवा मानकर करने वाले भाई बहन, प्राकृतिक चिकित्सा को एक संजीवनी के रूप में लोगों के जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करने वाले भाई बहन, यदि वो नहीं सोचेंगे कि भारत का स्वाभिमान कैसे जागृत हो, भारत की समस्याओं का निवारण कैसे हो, तो कौन सोचेगा? वो भारत जहां एक दिन में लगभग 68,500 बच्चे जन्म लेते हों, एक दिन में हमें चिंता करने की आवश्यकता है। और इस चिंता के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं कि आप इस विचार को अपना स्वर देंगे, अपनी चेतना देंगे, अपनी संवेदना देंगे, और आपको ठीक लगे तो और लोगों को भी उस विचार के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जागने की आवश्यकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक गीत बोला करते थे, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए।